नमस्कार। द्वितीय क्रियाएं में सेकेंडरी एक्टिविटी। इस पाठ के अंतर्गत हम सेकेंडरी एक्टिविटी द्वितीय गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है तथा उनका रूप बदल जाता है। In secondary activities, the value of natural resources increases and their form is changed। इसके अंतर्गत विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग तथा निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित हैं। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प से लेकर लोहा इस्पात, प्लास्टिक के खिलौने, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्षयान निर्माण इत्यादि विभिन्न प्रकार के निर्माण इसके अंतर्गत आते हैं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। कौशल का विशिष्टीकरण। इसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन किया जाता है, जिससे अच्छे उत्पाद हो सकें, उनकी गुणवत्ता हो सके तथा अधिक निर्माण हो सके। संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसमें एक जटिल औद्योगिक तंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, अधिक पूंजी, बड़े संगठन तथा प्रशासकीय अधिकारी वर्ग शामिल होती है। अनियमित भौगोलिक वितरण। ज़्यादातर आधुनिक निर्माण के केंद्र कुछ ही स्थानों तक सीमित हैं। विश्व का लगभग 10% भाग पर ही इनका विस्तार अधिक है, जिस कारण से वो आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं एवं कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। जैसे अमेरिका की मक्का पेटी का क्षेत्र 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनसे 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक बृहद समकालिक कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है, जो हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। आधुनिक विनिर्माण में यंत्रीकरण मैकेनाइजेशन, जिसमें मशीनों के द्वारा निर्माण प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। प्रौद्योगिकी नवाचार इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसमें लगातार नए शोध के द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण आदि शामिल किया जाता है। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। उद्योगों के स्थानीयकरण के महत्वपूर्ण कारकों में कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध हो सकता है वहाँ तक पहुँच, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। किसी उद्योग के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो सकें। शक्ति साधनों तक अभिगम्यता।
पावर रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स की हर उद्योग को ज़रूरत पड़ती है, अतः उद्योग उसी के निकट स्थापित किए जाते हैं। उद्योगों की प्रकृति के आधार पर ऊर्जा की कम या ज़्यादा खपत हो सकती है, लेकिन हर उद्योग को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। आज के औद्योगिक तंत्र के लिए कच्चे माल कारखाना तक पहुंचाने के लिए तथा तैयार माल बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। परिवहन लागत कम कर उद्योगों को लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा संचार सुविधाओं के द्वारा भी उत्पादन का वितरण, नियंत्रण आदि संभव है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जैसे आकार, साइज के आधार पर, कच्चे माल, उत्पाद तथा स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर, साइज के आधार पर उद्योगों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग साधारण औजारों द्वारा परिवार के सदस्यों के मिलकर पूरा करता है। इसमें उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल या तो स्वयं उपयोग करते हैं या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्ध कुशल श्रमिक एवं सख्त साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं। स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए गए हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी, अधिक उत्पादन तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसमें तीव्र गति से विकास हुआ है, क्योंकि मशीनीकरण, भाप चालित इंजन, इन सब के कारण इसमें विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा जा सकता है: परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है, जैसे भारत में बेंगलोर आदि। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित, रसायन आधारित एवं वन आधारित तथा पशु आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग आदि। भोजन प्रसंस्करण, कृषि से तैयार खाद्य से मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य
फलों से खाद्य तैयार करना, मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये खनिज लौह, अलोह, अधातुक आदि विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग के लिए लौह धातुक खनिज की ज़रूरत होती है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए अलोह खनिज की ज़रूरत पड़ती है तथा सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि के लिए अधातुक खनिजों की ज़रूरत पड़ती है। रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। नमक, गंधक। उपभोक्ता वस्तु उद्योग में ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को उपयोग किए जा सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रमुख वर्ग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो पूर्ण रूप से सरकार या सरकार के अधीन अंडरटेकिंग के अधीन होती हैं। इसमें स्वामित्व सरकार का होता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, प्राइवेट सेक्टर, इनका स्वामित्व निजी कंपनियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यह पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्रीज में अधिकतर उद्योग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इस क्षेत्र में सरकार तथा निजी कंपनी दोनों का निवेश होता है तथा दोनों संयुक्त रूप से उद्योग को संचालित करते हैं। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के निम्न पहचान बिंदु हो सकते हैं। इनमें रोजगार का अनुपात अधिक होता है। उच्च गृह घनत्व, जिनमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर, प्रदूषण होता है। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण प्रत्यक्त भूमि का क्षेत्र। जर्मनी का रूह्र कोयला क्षेत्र लंबे समय तक यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला इस्पात, लोहा इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार रहा है। कोयले की मांग में कमी होने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जल मार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूह्र से ही प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आई है। प्रदूषण एवं औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है। अब रूह्र एक अलग तरह के उद्योगों के लिए जाना जाने लगा है, जैसे ओपेल, कार निर्माण का कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि। लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं क्योंकि यह दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यह उद्योग सामान परंपरागत रूप से कच्चे माल के निकट ही स्थापित किया जाता है। यहाँ लोहा, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि की उपलब्धता हो।
समय के साथ साथ यह आयात पर आधारित क्षेत्रों में बंदरगाहों के निकट भी स्थापित किया जाने लगा है। सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर इसीलिए बल दिया था क्योंकि यह रोजगार उपलब्ध कराता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म के कपास चाहिए। विश्व का 50% से अधिक का कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र से होता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जापान भी आयात धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक फाइबर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसके नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधार से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की है। अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया है जहाँ श्रम लागत कम है। उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना। निर्माण प्रक्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफ़ेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोध के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक एवं औषधि उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों, भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक एवं स्थानीय इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों, भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक एवं स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं, उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव टेक्नोलॉजिकल पोल्स के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अमेरिका में सिलिकॉन घाटी, भारत में भी इसी तरह से बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में एक औद्योगिक ध्रुव के रूप में विकसित होता जा रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लोहा इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं आर्थिक संपन्नता के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमारी ज़रूरतें पूरी करने, आत्मनिर्भरता
के क्षेत्र में खाद्यान्न के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जीवन स्तर बढ़ाने में जिन देशों में द्वितीयक क्रियाएं ज़्यादा संपन्न होती हैं वहाँ पर आर्थिक विकास अधिक होता है, देश का जीडीपी बढ़ता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीयक क्षेत्रों का आज योगदान बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।